हेलो एवरीवन। आज सीखने वाले हैं हम 20 मोर इडियम्स। ये पार्ट 2 है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली इडियम है थ्रो इन द टॉवल। इसका मीनिंग क्या है? आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बॉक्सर का ग्लव पड़ा है और नीचे एक टॉवल रखा है। इस इडियम की शुरुआत बॉक्सिंग के खेल से ही हुई है। जब भी बॉक्सिंग के गेम में कोई फाइटर ये इंडिकेट करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि वो गिव अप कर रहा है, वो गेम से विड्रॉ करना चाहता है और आगे खेलना नहीं चाहता, तो वो फाइटर जो अपने ट्रेनर हैं उनके थ्रू टॉवल को रिंग में डाल देते हैं, नीचे की तरफ गिरा देते हैं, जो एक सिंबल की तरह लिया जाता है कि उन्होंने गिव अप कर दिया है और वो आगे नहीं खेलेंगे, उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली है। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो हो गया हार मान लेना, टू गिव अप और सरेंडर, और टू एडमिट डिफीट। ये जो ईडियम है पहले स्पोर्ट्स से इसकी शुरुआत हुई, बट अब हर सिचुएशन में यूज की जाती है जहां पर स्ट्रगल या डिफिकल्टी इतनी ज्यादा है कि हम उसके आगे घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं। तो घुटने टेक लेना, हार मान लेना, इस ईडियम का मीनिंग है। अब आगे आप देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। After several failed attempts, he decided to throw in the towel. मतलब बहुत सारी कोशिश उसने की और हर कोशिश बेकार हो गई। फेल्ड अटेम्प्ट्स का मतलब यही हुआ, सारी कोशिश जो थी वो बेकार हो गई और उसके बाद उसने डिसाइड कर दिया कि वो हार मान लेगा। He decided to throw in the towel. एक और एग्जाम्पल देखिए। The team was losing the match, but they didn't throw in the towel and tried until the end. टीम जो है मैच हार रही थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वो एंड तक ट्राई करते रहे। सो आप याद रखिएगा, थ्रो इन द टॉवल, हार मान लेना। और उसको आप कैसे याद रखेंगे? ये बॉक्सिंग वाला जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया उससे। नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं, जो है निप इट इन द बड। आप लोग जानते होंगे बड का मतलब होता है कली, जो फ्लावर से पहले वाला स्टेज होता है। फ्लावर्स के आने से पहले एक कली उगती है प्लांट में, और वो कली जब ब्लूम होती है तो हमारा फ्लावर बनता है। अगर उस कली को कली वाली स्टेज में ही तोड़ दिया जाए तो क्या वो फ्लावर बनेगा? नहीं बनेगा। तो इस ईडियम का मतलब उसी सेंस में है, आप समझ जाएंगे कि किसी डिफिकल्टी या किसी प्रॉब्लम को शुरुआत में ही रोक लेना, शुरुआत में ही उसका निदान कर देना। सो टू स्टॉप अ प्रॉब्लम बिफोर इट गेट्स वर्स। किसी सिचुएशन को खराब होने से पहले ही उसका सोल्यूशन ढूंढ लेना, शुरुआत में ही रोक लेना उसको, उसको कहते हैं निप इट इन द बड। आप उसको इसी टेक्निक से याद रखिएगा कि अगर हम कली को पहले ही तोड़ दें तो वो फ्लावर थोड़ी बनेगा। तो वैसे ही अगर प्रॉब्लम को हम पहले ही डिटेक्ट कर लें, उसको पहले ही रोक लें, तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रेनू नोटिस द मिस्टेक इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड करेक्टेड इट इमीडिएटली, निपिंग द एरर इन द बड। रेनू ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गलती को देख लिया और तुरंत उसको सुधार लिया। तो क्या कर लिया उसने? गलती को शुरुआती स्थिति में ही रोक दिया, जिससे वो गलती बड़ी प्रॉब्लम में नहीं कन्वर्ट होती। सो निपिंग द एरर इन द बड, निप इट इन द बड, समस्या को शुरुआत में ही रोक देना। नेक्स्ट इडियम है टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। इफ somebody मेक्स अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, उसका मतलब होता है कि वो छोटी सी हिल को भी पर्वत बना के बताते हैं। मतलब क्या हुआ? छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, एग्जाजरेट करते हैं, तिल का ताड़ बना देते हैं। सो एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाकर दिखाना, या एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ी समस्या बना के बताना, इज टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। एग्जाम्पल्स देखिए। यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इट्स जस्ट अ स्मॉल स्क्रैच ऑन द कार एंड इट कैन बी इजीली फिक्स्ड। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी-कभी जब किसी की कार पे ज़रा सा स्क्रैच लग जाता है तो वो बहुत चिल्लाने से लगते हैं और लड़ाई करने लगते हैं। क्या कर रहे हैं वो? दे आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं, तिल का ताड़ बना रहे हैं। फिर है टू जंप थ्रू हूप्स। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक डॉग है, एक हूप लगा हुआ है और डॉग उस हूप के थ्रू
जंप कर रहा है। जब वो ऐसा करेगा तो चाहे उसके लिए ये मुश्किल टास्क हो, पर ऑडियंस एंटरटेन होगी। ऐसे ही आपने सर्कस में भी देखा होगा। अगर इसको रियल लाइफ में देखा जाए तो जंप थ्रू हूप्स का मतलब इससे आप लिंक करके समझ सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कई सारी मुश्किलें पार करना, कई सारी बाधाओं को पार करना। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू हैव टू जंप थ्रू हूप्स टू गेट समथिंग डन फ्रॉम द पॉलिटिशियंस वंस दे विन द इलेक्शंस। ये बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है इस ईडियम को समझने का। आपने नोटिस किया ही होगा कि कभी जब पॉलिटिशियंस चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद उनसे कोई भी काम करवाना, चाहे वो कितना भी इजी काम हो, बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। उनसे काम करवाने के लिए आपको कई सारी मशक्कत करनी पड़ती है, कई सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, तब जाके वो काम होता है, अगर हो पाया तो टू जंप थ्रू हूप्स मतलब हो गया कुछ पाने के लिए कई सारी मुश्किलें पार करना। इसको आप इन सब एग्जाम्पल्स और इस पिक्चर से लिंक करके याद कर सकते हैं। अगला है एलिफेंट इन द रूम। इसे समझने के लिए आप ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर में एक एलिफेंट है जो एक रूम के कॉर्नर में बैठा है, और कुछ लोग हैं जो उस एलिफेंट को नोटिस करने के बजाय बाहर की तरफ देख रहे हैं कैमरा लेके। तो अगर ये एलिफेंट को हम एक ऑब्स्टेकल माने या एक प्रॉब्लम माने या एक सिचुएशन माने जो इतना बड़ा है, जो आगे चलकर हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, और फिर भी हम उसे नोटिस नहीं कर रहे, उस सेंस में अगर हमें कोई ईडियम बताना हो तो वो होगा एलिफेंट इन द रूम। मतलब हुआ कोई ऐसी बड़ी समस्या जो सभी नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं। एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट एवरीवन इग्नोर्स, उसे नोटिस ही नहीं करना चाहते, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वैसी समस्या अगर कोई है या ऐसा कोई इशू है तो उसे एलिफेंट इन द रूम कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए। द डिस्प्यूट बिटवीन सिबलिंग्स वॉज द एलिफेंट इन द रूम। एवरीवन ट्राइड टू एक्ट एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। सिबलिंग्स का मतलब हुआ भाई बहन। अब कोई भाई बहन थे और उनके बीच में कोई विवाद चल रहा है, वो बहुत बड़ा इशू है, बट उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। हर कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सो द डिस्प्यूट बिटवीन सिबलिंग्स वॉज द एलिफेंट इन द रूम। वो ऐसी समस्या थी जो सभी नजरअंदाज कर रहे थे। दिख रही है समस्या, बिल्कुल क्लियर है, ऑब्वियस है, बट फिर भी सब इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड्स। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि कुछ लोग जंगल में फंस गए और कई दिनों के बाद उन्हें निकाला गया, या केव में फंस गए, या कहीं कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उसमें से बाहर आए। जंगल में भी ऐसा ही होता है। जंगल अगर बहुत डीप हो और उसमें हम फंस जाएं या उसमें हम निकलने का रास्ता भूल जाएं, तो जब हम उस जंगल से बाहर आएंगे तो हमें कैसा लगेगा? हमें लगेगा कि आफत टल गई, मुश्किल या खतरनाक स्थिति से बाहर निकल गए, या समस्या को सॉल्व कर लिया। ऐसा मीनिंग जो ईडियम देता है वो है आउट ऑफ द वुड्स। देखिए, मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ ताकि आप उस सिचुएशन से अपने ईडियम को लिंक कर पाएं, और एक बार जब आपको याद हो गया तो आप कभी भी उस ईडियम को नहीं भूलेंगे। लिंक करके याद करिए, आपको हमेशा याद रहेगा। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब हो गया फ्री हो जाना फ्रॉम डिफिकल्टी और डेंजर। किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर आ जाना, उसको सॉल्यूशन मिल जाना। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आफ्टर वीक्स ऑफ इलनेस, रेनू इज फाइनली आउट ऑफ द वुड्स एंड ऑन द रोड टू रिकवरी। देखिए, रेनू कोई लड़की है जो बहुत समय से बीमार चल रही थी और अब रिकवरी की रोड पे है, रिकवरी हो रही है उसकी, वो ठीक हो रही है। तो हमने क्या बोला? रेनू इज फाइनली आउट ऑफ द वुड्स, वो मुश्किल से बाहर आ गई है। जब भी हमें मुश्किल घड़ी से बाहर आने वाला ईडियम बताना है, दैट विल बी आउट ऑफ द वुड्स। आगे है डू अ रोरिंग ट्रेड। पहले देख लेते हैं रोर का मतलब क्या होता है। ROAR। रोर का मतलब होता है दहाड़ना। शेर की जो दहाड़ होती है ना, देखा है आपने शेर को दहाड़ते हुए? कैसा माइटी सा प्रेजेंस अपना वो दिखाता है उस दहाड़ से कि मेरा प्रेजेंस है, सतर्क हो जाओ। वैसे ही अगर कोई बिजनेस रोरिंग ट्रेड कर रहा है, मतलब उसका बिजनेस धूम से चल रहा है,
मतलब शानदार कारोबार हो रहा है। तो डू अ रोरिंग ट्रेड का मतलब होता है शानदार व्यापार होना, बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की होना, बहुत अच्छा बिजनेस चलना। टू हैव अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस और ट्रेड, डू अ रोरिंग ट्रेड। एग्जाम्पल देखिए, द न्यू बेकरी इज डूइंग अ रोरिंग ट्रेड सिंस इट्स ओपनिंग लास्ट मंथ। देखिए, कोई बेकरी शॉप खुला है नया, और जब से वो खुला है उसका जो बिजनेस है वो शानदार रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है। तो हमने कह दिया द न्यू बेकरी इज डूइंग अ रोरिंग ट्रेड। याद रखिएगा इसको, इसको इसी से लिंक करके देखिएगा कि जैसे शेर दहाड़ता है और अपने माइटी प्रेजेंस को बताता है कि मैं यहाँ हूँ और मेरे सिवा यहाँ का राजा कोई नहीं, वैसे ही अगर कोई बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस दे रहा है कि वो जैसे लगे कि रोर करते हुए, वैसा ही डू अ रोरिंग ट्रेड का मीनिंग होता है। इफ यू रफल somebody's feathers, इसका मतलब क्या हो गया? आप उसको इरिटेट कर रहे हैं, आप उसको अनॉय कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। सो रफल somebody's feathers का मतलब हो गया किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना, किसी को अनॉय कर देना। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म रियली रफल्ड हर feathers, उसके लगातार आलोचना करते रहने से वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई। मानिए आप किसी के बारे में कॉन्स्टेंटली कहते रहते हैं कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं होते, क्या कर रहे हैं आप? यू आर रफलिंग हिज और हर feathers, आप उनको इरिटेट कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप यूज करते हैं ईडीएम का टू रफल somebody's feathers, उसका मतलब किसी को चिढ़ाना या किसी को परेशान करना। हमारे नेक्स्ट ईडीएम है विद माइट एंड मेन, जिसका मतलब होता है पूरी शक्ति और पूरे प्रयास के साथ। मतलब आप अपना जितना स्ट्रेंथ है, जितना एफर्ट है, किसी टास्क में लगा दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम यूजिंग ऑल माई माइट एंड मेन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए, आई ड्रैग द स्कूटर विद माइट एंड मेन व्हेन स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द रोड। देखिए, मान लीजिए आप रोड पे स्कूटर लेकर कहीं जा रहे हैं और वो बीच में रुक जाता है, तो आप क्या करते हैं? उसको पूरा ताकत लगाकर खींचते हैं कि नहीं? तो वही ये सेंटेंस बता रहा है कि जब स्कूटर सड़क के बीच में रुक गया तो मैंने उसे पूरी ताकत से खींचा। आई ड्रैग द स्कूटर विद माइट एंड मेन, पूरे ताकत के साथ, पूरा एफर्ट लगा के, व्हेन इट स्टॉप्ड इन द मिडल ऑफ द रोड। एक और सेंटेंस देखिए, शी ट्राइड विद माइट एंड मेन टू ओपन द स्टबर्न जार लिड। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी। अब यहाँ जार लिड के लिए बोला है, जार लिड मतलब जार का ढक्कन। तो जो जार का ढक्कन खुल नहीं रहा था, जिद्दी ढक्कन था, उसको खोलने के लिए उसने क्या यूज किया? पूरा माइट एंड मेन। सो शी ट्राइड विद माइट एंड मेन टू ओपन द स्टबर्न जार लिड। तो अगर आप कोई काम पूरी शक्ति और पूरे एफर्ट के साथ करते हैं, पूरा ताकत उसमें झोंक देते हैं, सो यू आर यूजिंग everything, you are doing that task with might and main। अगली इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो पर्सन है इसने एक बड़ा सा रॉक उठाया हुआ है और उसके नीचे उसे ट्रेजर मिला है। आप इसी को लिंक करके समझ सकते हैं और इसे याद रख सकते हैं कि कोई भी कोशिश हमें नहीं छोड़नी है, हमें एवरी पॉसिबल एफर्ट करना है टू अचीव समथिंग। जैसे इस पर्सन ने इतना बड़ा पत्थर उठाया और उसे ट्रेजर मिला, ऐसे ही हमें कोई भी स्टोन को अनटर्न्ड नहीं रखना है, हर पॉसिबल एफर्ट करना है, कोई भी कोशिश नहीं छोड़नी है टू अचीव समथिंग, जिससे कि हमें अपना गोल मिल सके। एग्जाम्पल देखिए, शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हर क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ। उसने सच को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कोशिश नहीं छोड़ना को ही ईडियम लीव नो स्टोन अनटर्न्ड से बताते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। जब भी हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हर पॉसिबल एफर्ट करें, कोई भी कसर ना छोड़ें, कोई भी एफर्ट हमारा फ्यूटाइल ना हो, ये हमारी कोशिश रहती है। सो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। आइए जानते हैं हमारी नेक्स्ट इडियम क्या है।
as clear as mud। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पानी से भरा कोई गड्ढा है और उसमें मिट्टी गिर गई है। पानी कैसा हो जाएगा? मटमैला, क्योंकि उसमें मिट्टी मिल चुकी है। अब आप क्या उसमें देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या गिर गया है? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो मटमैला हो गया है, धुंधला हो गया है। उसमें कुछ भी देखना असंभव है, मुश्किल है। तो एज क्लियर एज मड का मतलब इसी से लिंक करके आप समझ सकते हैं कि आसानी से नहीं समझने आने वाली चीज, जिसमें कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता, विच इज इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। ये एज क्लियर एज मड का मीनिंग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द मैथ प्रॉब्लम वॉज एज क्लियर एज मड until the teacher explained it and then it became easy। यहाँ हम कह रहे हैं कि जब तक टीचर ने एक मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझाया नहीं, तब तक वो कैसा था? एज क्लियर एज मड। मतलब समझ नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था उसको समझना। पर जब समझाया टीचर ने तो वो बहुत इजी हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। टू असेंबल द न्यू फर्नीचर वॉज एज क्लियर एज अ मड until the representative came and explained। जब भी हम कोई नया फर्नीचर लाते हैं जिसे असेंबल करने की ज़रूरत होती है, तो हमें थोड़ी मुश्किल आती है और कई बार तो समझ में ही नहीं आता कि उसको कैसे असेंबल करना है। चाहे हम मैनुअल देख लें या यूट्यूब चैनल से कोई वीडियो देख लें, मुश्किल लगता है जब तक कि हमें कोई समझाए ना या दिखाए ना कि वो कैसे करना है। तो टू असेंबल द न्यू फर्नीचर वॉज एज क्लियर एज अ मड, मतलब वो बहुत ही डिफिकल्ट था अंडरस्टैंड करने के लिए। अगली इडियम है पार्ट एंड पार्सल। देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई चीज किसी और दूसरी चीज या दूसरे दूसरे एलिमेंट का पार्ट एंड पार्सल है, उसका मतलब होता है वो दोनों चीजें एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी हुई है कि उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जब एक चीज को मेंशन कर रहे हैं तो दूसरी चीज का मेंशन भी जरूर आएगा। एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई चीजें पार्ट एंड पार्सल कहलाती हैं। हिंदी में हम कह सकते हैं एक बहुत जरूरी या आवश्यक या अभिन्न अंग जिसे अलग नहीं किया जा सकता, एन एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए। स्ट्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टुडेज बिजी लाइफ। आज की लाइफ सचमुच बहुत बिजी है, बहुत ही हेक्टिक होती है और इससे स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस और बिजी लाइफ एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है इन्हें अलग करना। तो करेक्ट ही है, स्ट्रेस क्या है? पार्ट एंड पार्सल ऑफ टुडेज बिजी लाइफ। हार्ड वर्क इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क करेंगे तभी सक्सेस मिलेगी। तो एक दूसरे से बहुत तरीके से जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंटीग्रल एलिमेंट है हार्ड वर्क सक्सेस के लिए। सो पार्ट एंड पार्सल मतलब एसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट। नेक्स्ट इडियम है इन अ पिकल। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कुकुम्बर है जो एक जार में बंद है। इस कुकुम्बर ने सोचा था कि मैं बस कुकुम्बर बन के रहूंगा, बट मान लीजिए इस कुकुम्बर को किसी ने कट करके पिकल बनाने का सोचा कुछ और वेजिटेबल्स के साथ। तो ये कैसी सिचुएशन में आ गया? ट्रिकी और डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया, क्योंकि कुकुम्बर ने तो सोचा था कि मैं बस वेजिटेबल बनकर रहूंगा और अपनी लाइफ में मौज करूंगा, बट अब उसका अचार बन गया। सो इन अ पिकल का मतलब क्या है? किसी डिफिकल्ट ट्रिकी सिचुएशन में होना, मुश्किल वाली सिचुएशन में फंस जाना। टू बी इन अ डिफिकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। When I forgot my wallet at home, I found myself in a pickle at the grocery store with no way to pay for my items। देखिए, कोई पर्सन है जो ग्रोसरी स्टोर पे कुछ सामान लेने गया, बट वहां पर उसने सारा सामान लेने के बाद यह रियलाइज किया कि उसका पर्स तो घर ही पर रह गया। अब वो पेमेंट कैसे करेगा? उसके पास मोबाइल भी नहीं। तो वो अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में पाएगा या नहीं? परेशान हो जाएगा कि क्या करूं या क्या नहीं। सो ही इज इन अ पिकल। जो सिचुएशन है उसमें वो कहेगा आई एम इन अ पिकल, मतलब मैं मुश्किल की स्थिति में हूं, असमंजस में हूं कि क्या करूं। नेक्स्ट है ग्रीन थंब। अगर हम किसी पर्सन के बारे में कहते हैं कि यू हैव अ ग्रीन थंब, उसका मतलब होता है
कि उस पर्सन के पास ऐसा नेचुरल टैलेंट है, बहुत ही स्वाभाविक टैलेंट है, जिससे कि अगर वो अपना अंगूठा भी टच कर दे किसी प्लांट से या किसी सीड से, तो बहुत ही सुंदर प्लांट ग्रो कर देगा, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स आएंगे। उस पर्सन के पास ऐसा टैलेंट है। तो ग्रीन थंब जिस पर्सन के पास होता है, उसका मतलब ये होता है कि उनको गार्डनिंग करने का एक टैलेंट है, वो अच्छे से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सो अगर हम कह रहे हैं विद हर ग्रीन थंब शी टर्न्ड हर बैकयार्ड इनटू अ फ्लरिशिंग गार्डन, तो इसका मतलब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि उस लेडी या जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने शी का यूज किया है, इसीलिए हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके पास ऐसा नेचुरल टैलेंट है, शी हैज अ ग्रीन थंब, कि उसने अपना बैकयार्ड को इतना ब्यूटीफुल गार्डन बना दिया। My grandmother has a green thumb. Her garden is full of beautiful flowers and healthy vegetables. देखिए, जिनके पास ग्रीन थंब होगा उनका गार्डन तो फ्लावर्स से भरा ही रहेगा, वेजिटेबल्स भी आएंगी, फ्रूट्स भी आएंगी। तो यहाँ पे कहा ही है माई ग्रैंड मदर हैज अ ग्रीन थंब। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि किसी के पास नेचुरल टैलेंट है गार्डनिंग करने के लिए और जो बहुत अच्छे से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यू हैव अ ग्रीन थंब। अब सोच कर देखिए, अगर आपको कहना है कि आपके पास ग्रीन थंब नहीं है, उसका ऑपोजिट है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यू हैव अ ब्राउन थंब, मतलब जिनमें टैलेंट नहीं है उस तरीके का कि गार्डनिंग अच्छी कर सकें, जो प्लांट्स को ग्रो कर सकें। यूजुअली ऐसे लोग जिनका ब्राउन थंब होता है, वो अगर प्लांट्स ग्रो करने की कोशिश भी करते हैं तो अच्छे से नहीं कर पाते। अगली इडियम है बैड ब्लड। देखिए, जो रिश्ते हमसे बहुत क्लोज होते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, हम क्या कहते हैं, ये हमारे खून के रिश्ते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे खून के रिश्ते वाले लोगों से ही हम बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच रहते हैं और उनसे प्यार करते हैं। बट वही रिश्ते अगर बैड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएं, उसका मतलब हो जाएगा कि आपस में दुश्मनी हो जाना, ऐसी रंजिश हो जाना या ऐसी फीलिंग्स आ जाना कि हम उन लोगों से जिनसे हमारा बैड ब्लड हो गया, मतलब बात भी नहीं कर सकते, एक दूसरे की तरफ देखना भी मंजूर नहीं। सो बैड ब्लड मतलब आपस में दुश्मनी हो जाना, खराब रिश्ते हो जाना, इल फीलिंग हो जाना। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट एट द फैमिली गैदरिंग देयर वाज बैड ब्लड बिटवीन द टू कजिन्स एंड दे स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। अभी जैसे मैंने आपको बताया बैड ब्लड हो गया दो लोगों के बीच, मतलब उनके रिश्ते खराब हो गए। तो जैसा एग्जाम्पल में बोला कि कोई फैमिली गैदरिंग था और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, किसमें? दो कजिन्स के बीच में, और इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया कि बैड ब्लड हो गया, रिश्ते खराब हो गए और उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। टू टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी से कुछ बात कही, दो लोग खड़े हैं या तीन लोग खड़े हैं और आप उनमें से किसी को कुछ बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है कि उनको सुनाई ही नहीं दे रहा या वो सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे, मतलब वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, जबकि आप तो कहते जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर टर्निंग अ डेफ ईयर, मतलब वो अनसुनी कर रहे हैं आपकी बात को। सो टू टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है कि ऐसा प्रिटेंड करना, मतलब ऐसा दिखाना कि जैसा सुनाई ही नहीं दे रहा, अनसुनी कर देना किसी की बात को और इग्नोर कर देना। टू टर्न अ डेफ ईयर। When I asked for help, she turned a deaf ear and continued with her work. कई बार होता है कि जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं तो वो लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। तो उसको इस सेंटेंस में भी हमने वही बताने की कोशिश की है कि जब मैंने उससे हेल्प मांगी तो उसने अनसुना कर दिया, उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि उसे पता ही नहीं या उसने सुना ही नहीं, उसने इग्नोर कर दिया और वो अपना काम करने में व्यस्त हो गई। एक और सेंटेंस देखिए। डिस्पाइट न्यूमरस वार्निंग्स he turned a deaf ear to his friend's advice about managing his finances. देखिए, इस सेंटेंस में ये बोला है कि किसी एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को कई बार एडवाइस दिया कि अपने फाइनेंसेस को, मतलब अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करे, बट उसने नहीं सुना, उसने अनसुना किया। he turned a deaf ear to his friend's advice, उसने अनसुनी कर दी अपने फ्रेंड की एडवाइस को, इग्नोर कर दिया। सो टू टर्न अ डेफ ईयर, अनसुना करना।
टू टर्न अ ब्लाइंड आई, जिसका मतलब होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, टू टर्न अ डेफ ईयर, मतलब अनसुनी कर देना किसी बात को। तो ब्लाइंड आई जब उसमें ऐड हो गया तो उसका मतलब हो गया नजरअंदाज कर देना, देख कर भी अनदेखा कर देना, टू इग्नोर। तो आप दो चीजें याद रख सकते हैं, टू टर्न अ डेफ ईयर जैसे होता है वैसे ही टू टर्न अ ब्लाइंड आई होता है। उसमें अनसुना कर देना होता है, इसमें अनदेखा कर देना होता है, इग्नोर कर देना होता है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। The teacher decided to turn a blind eye when she saw the students sharing notes during the exam. एग्जाम में चीटिंग होती है तो टीचर्स बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत विजिलेंट रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि कहीं पे भी चीटिंग का कोई चांस ना हो। बट यहाँ पे सेंटेंस में कहा गया है कि टीचर ने जब देखा या नोटिस किया कि कोई कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ नोट शेयर कर रहे हैं एग्जाम में, तो उसने नजरअंदाज कर दिया, उसको देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया। शी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। एक और सेंटेंस देखिए, पेरेंट्स शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू साइंस ऑफ बुलिंग। देखिए, बच्चों को जब स्कूल या कॉलेज में जाना होता है तो कुछ बच्चे बुली करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो इस सेंटेंस में हमने बोला है पेरेंट शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू साइंस ऑफ बुलिंग। अगर उनको दिखाई दे कि अपने बच्चे को, मान लीजिए आप कोई मूवी देखने गए, वहां हाउसफुल चल रहा था, कोई भी सीट वेकेंट नहीं थी, बट आपको किसी से पता चला कि वहां का जो मैनेजर है उसे आप थोड़ा सा पैसा देते हैं तो आपको एक सीट मिल सकती है, और आपने उसे पैसा दे दिया। आपने क्या किया? यू ग्रीस द पाम ऑफ दैट मैनेजर। आपने उसे रिश्वत दी, कुछ पैसा दिया, ब्राइब किया इलीगल वे में। सो टू ग्रीस द पाम का मतलब किसी को ब्राइब देना, रिश्वत देना, कुछ अपना काम कराने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, he had to grease the palm of the customs officer to get his goods through smoothly। यहाँ पे हमने लिखा है कि कस्टम ऑफिसर से कुछ काम करवाने के लिए, मतलब हमारा सामान इधर वापस आ जाए स्मूथली, बिना किसी दिक्कत के, हमने उसको रिश्वत दी। हमने क्या किया? उसकी पाम को ग्रीस किया। एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ यू हैड टू गिव चॉकलेट्स टू द टीचर टू गेट अ बेटर ग्रेड, दैट्स लाइक ग्रीजिंग द पाम इन स्कूल। कुछ बच्चे करते हैं ऐसा, टीचर को चॉकलेट्स वगैरह दिया, कुछ गिफ्ट्स दिया, उनको लगता है कि इससे हमारी ग्रेड्स बेटर होंगी, तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर ग्रीजिंग द पाम इन स्कूल। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब है हर कंडीशन में किसी का साथ देना, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो। थिक को आप मान सकते हैं गुड टाइम्स के जैसे, या फिर सक्सेस वाला टाइम के जैसे। जब आप सक्सेसफुल हैं, जब आपका टाइम अच्छा चल रहा है, जब आपके पास अच्छा मनी है। थिन को मान सकते हैं बुरा वक्त या फिर फेलियर वाला वक्त, जब आपका बुरा समय चल रहा हो, जब आप फेलियर देख रहे हो। तो गुड और बैड टाइम्स दोनों में जब कोई आपका साथ दे तो आप कह सकते हैं ही और शी वॉज विद मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर हाल में उसने मेरा साथ दिया है। जैसे अ स्ट्रॉन्ग मैरिज इज वन वेयर पार्टनर्स आर देयर फॉर ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन। कोई भी मैरिज तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ खड़े रहें, चाहे सुख हो चाहे दुख, हर कंडीशन में। सो थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर हाल में साथ देना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब होता है कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट या ऐसी न्यूज जो आपने सोचा ही नहीं था कि आपको मिलेगी। सरप्राइज जैसा होता है, शॉकिंग सरप्राइज, उसे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, लाइटनिंग बोल्ट बोलते हैं आकाश से आने वाली बिजली को, आकाशीय बिजली जिसे बोलते हैं हम, जो बारिश के समय आती है या कभी कभी बारिश स्टार्ट होने से पहले आती है। तो कैसे आती है? वो सडनली आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आई और कब चली गई। ठीक है? तो एकदम से जो आने वाला शॉक होता है, एक ऐसी न्यूज, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है, उसे बोला जाता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। मान लीजिए आप कहीं मार्केट में हैं और सडनली कोई न्यूज मिलती है कि आपको जॉब का ऑफर मिल गया है, आप सेलेक्ट हो गए हैं किसी एग्जाम के लिए या जॉब मिल गई है। सो दैट न्यूज इज कमिंग लाइक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। जैसे डीमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट हुआ था, कैसे हुआ था? अचानक हुआ था, रात को 12 बजे आपको न्यूज मिलती है। और कैसी थी वो न्यूज? दैट वाज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। द डीमोनेटाइजेशन अनाउंसमेंट केम ट्रूली एज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक कैसे आया? अचानक से आया, केम एज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू।
सो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब सडनली मिलने वाली अनएक्सपेक्टेड न्यूज, शॉकिंग न्यूज।